मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पर जो 3 दिन से अखिल भारतीय समन्वय बैठक चल रही है, उसके कामकाज को आप लोगों ने अपने अपने प्रचार माध्यमों के द्वारा समाज के सभी लोगों तक पहुँचाने का अच्छा कार्य किया है और आपका ये सहयोग जो संघ को प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। 3 दिन पूर्व ये बैठक जब प्रारंभ हुई, तब से लेकर 3 दिनों तक लगातार विविध संगठन के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सभी प्रमुख लोग आए हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की और आज परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के समारोपीय उद्बोधन से ये बैठक आज शाम को समाप्त होगी। बैठक में कल राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री अनवर खान जी, उनका भी बैठक में आगमन हुआ था और बैठक में उपस्थित सभी के सामने उन्होंने अपने लोकगीत और भजनों को प्रस्तुत किया और उसका आनंद सभी ने प्राप्त किया। और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने श्रीमान अनवर खान जी का सम्मान भी किया। बैठक में सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने क्षेत्र में उनको जो ऑब्जर्वेशंस है, उनका जो आकलन है, उसके बारे में भी यहाँ सबके सामने प्रस्तुति की है। और इस कारण से देश समाज की परिस्थिति के बारे में विविध संगठन जो अपने अपने दृष्टि से कार्य करते रहते हैं, उन सभी के अभिमत यहाँ पर आए और उससे स्वाभाविक ही सभी लोगों को देश समाज की परिस्थिति को और अच्छे से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। या देश भर में महिलाओं के सहभाग की दृष्टि से सभी संगठन लगातार प्रयासरत रहते हैं और सभी संगठन में प्रमुख पदाधिकारियों में महिलाओं का भी सहभाग अच्छी मात्रा में है। और विशेष रूप से ये बात बढ़ती रहे, ये सहभाग भी बढ़ता रहे, इस दृष्टि से संघ की तरफ से भी सभी संगठन के लिए आग्रह रहता है और इस दृष्टि से जो प्रयास चलते रहते हैं, इस संदर्भ में भी सब लोगों ने अपनी जानकारियां वहाँ पर दी। और विशेषकर जैसे उदाहरण के तौर पर अलग अलग दृष्टि से महिलाओं के विषयों के संदर्भ में भी सभी संगठन अपनी अपनी दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रीड़ा भारती जो संगठन है, संघ प्रेरित, उस संगठन ने पिछले वर्ष विशेषकर जो देश में महिला खिलाड़ी है, उनके संदर्भ में एक विशेष अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन था वो। और उसके पश्चात उन्होंने उनके संदर्भ में उनके विषयों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया है। और ये बात भी ध्यान में आई कि बहुत सारे महिला खिलाड़ी आजकल योग का भी उपयोग कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन का भी उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी उनको अवगत कराया, जिसके बारे में क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता उस समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उस समय भी सभी संगठन में जो महिलाएं कार्यरत है, उन लोगों ने बहुत सारे देश भर में कई जगहों पर अलग अलग प्रकार के, जिससे एक अच्छा वातावरण बने, एक पूरक देशभक्ति का वातावरण बने, इस दृष्टि से कई कार्यक्रमों का विशेषकर आयोजन किया था। और लगभग 887 जितने बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह पर हुए, जिसमें जगह जगह पर विशेष रूप से महिलाओं ने सहभाग लिया था। और विशेष बात ये बताई जा सकती है कि अभी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट में भी सभी जगहों पर इन सारे संगठनों में महिलाओं का सहभाग जो है नित्य रूप से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, इसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई
सभी संगठन जो शिक्षा क्षेत्र में विशेषतर काम कर रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, विद्या भारती और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारतीय शिक्षण मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संस्कृत भारतीय, सारे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छे से क्रियान्वयन हो केंद्र के स्तर पर और राज्यों में, इसके लिए अपने संगठन के तौर पर प्रयास किए। कई सारे प्रयोग उन्होंने किए। समाज में उस दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास कैसे किया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और विशेषकर शिक्षकों को इस दृष्टि से तैयार करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों में इसके दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के भारतीयकरण की दृष्टि से भी उन्होंने प्रयास किया है और उसके जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उनका सहभाग हो और उनके द्वारा सरकार की तरफ से या एनसीईआरटी की तरफ से या यूजीसी की तरफ से जो भी पुस्तकों के पुनर्लेखन का काम चल रहा है, उसमें अपने सुझावों को भी उन्होंने समय समय पर उन संस्थाओं के सामने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया और अपने आग्रहों को भी उन्होंने अपने सामने रखा है। अभी तक जो सभी ने आकलन दिया है कि जो एनईपी की दिशा है वो अच्छी दिशा में जा रही है और पुस्तकों में जो बदलाव, विशेषकर पाठ्य पुस्तकों में जो बदलाव अपेक्षित थे, भाषा के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, उनके आधुनिकीकरण के संदर्भ में, तो उस दृष्टि से उन सभी का आकलन है कि ये उचित दिशा में कार्य हो रहा है। साथ ही भाषा विषय जो सभी भाषा भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है और इसलिए ये लगातार सभी लोगों का आग्रह रहा, संघ के प्रेरित सभी विविध संगठन का, कि अपनी शिक्षा में सभी भारतीय भाषाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी होना चाहिए, माध्यम जो होता है मीडियम, उसमें भी भारतीय भाषाएं आनी चाहिए। तो इस दृष्टि से लोगों का सहमति बने, लोगों को जागृति हो, इसका भी प्रयास सब लोग कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से कई सारे विशेषज्ञों से मिलकर और सरकार को भी अपने दृष्टि से वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं कि इस दृष्टि से काम गति से आगे बढ़े और इस देश के सामान्य लोगों को उच्च से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक अपनी अपनी भाषाओं में ये शिक्षा उपलब्ध हो। तो ये सारे प्रयासों के बारे में भी उन लोगों ने जानकारी इस बैठक में दी है। जैसा कि देश की सामाजिक और वर्तमान परिस्थिति के बारे में भी अपने अपने अनुभव बैठक में सभी लोगों ने बताए। जैसे पंजाब के परिस्थिति के बारे में भी अलग अलग संगठन जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन्होंने विशेष तौर पर अपने अनुभवों को वहाँ साझा किया। सभी ने वहाँ चल रहे लगातार हो रहे मतांतरण के बारे में चिंता व्यक्त की है और जिसके कारण वहाँ सामाजिक जो उपद्रव बन रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता की और साथ ही समाज के जो उपेक्षित वर्ग है या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है उसके सहायता के लिए या उनके लिए जो कार्यक्रम अलग अलग संगठन चला रहे, जैसे सेवा भारती सेवा प्रकल्प चला रहे, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद कार्य कर रहा है, जागृति के काम कई सारे संगठन कर रहे हैं। तो इन सब कामों के बारे में भी सब लोगों ने अपने अपने अनुभव रखे हैं और विशेषकर जो वहाँ पर नशा के कारण, ड्रग्स के कारण जो प्रभाव बढ़ रहा है और युवाओं में उसके प्रादुर्भाव के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, अब वो पटल पर भी आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो उस पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है और सब लोगों ने अपने इन प्रयासों के बारे में भी बताया, कैसे वो युवाओं को इसके बारे में समझाने के लगातार अभियान ले रहे हैं, कैसे जो लोग इससे ग्रस्त हैं उनके लिए किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या मदद की जाए, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और सरकार और विशेषकर पुलिस प्रशासन के साथ लगातार वो ये आग्रह बना रहे हैं, उसके लिए लगातार उनके साथ ये लगे हुए हैं कि कैसे ऐसे जो लोग हैं जो ड्रग के को प्रादुर्भाव को बढ़ा रहे, उन पर उचित कार्रवाई हो और इन बातों को रोका जाए। साथ ही बंगाल के बारे में भी विशेषकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है और वहाँ कर विशेषकर घुसपैठी जो प्रादुर्भाव वहाँ पर हो रहा है, लगातार बांग्लादेश की परिस्थिति जब से बदल गई है वर्तमान की घटनाओं के बाद और उसके बाद
उसका एक प्रभाव वहाँ पर भी आया है। वहाँ बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहाँ रहते हैं बंगाल में, और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं, और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। समाज के ऐसे सभी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, अलग अलग जितने भी संगठन है वो भी काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। तो इन सब बातों पर लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार चिंताएं बताई है, और उनके प्रयास जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आग्रह भी उन्होंने रखे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में भी अपने अपने विशेष अनुभव सब लोगों ने बताए। सभी संगठन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में अब सारे ही संगठन का किसी न किसी स्वरूप में कार्य उन सारे प्रांतों में प्रारंभ हो गया है। और ये भी अच्छी बात है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो अलगाव के आंदोलन चलते थे, लगातार हिंसा चलती थी या अलगाववादी तत्व काम करते थे, तो वो सब धीरे धीरे वो सारी बातें शांत हो रही है, और काफ़ी सारे क्षेत्र में एक प्रगति का, विकास का माहौल बना हुआ है। लोग भी उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, और अलग अलग जाति जनजातियों में और लोगों में एक सौहार्द बना रहे, इस दृष्टि से जो प्रयास कई वर्षों से चल रहे थे उसके भी कई सारे परिणाम दिख रहे हैं। बीच में मणिपुर में एक अचानक ऐसी घटना हुई थी, और जिसमें विशेषकर मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय में जो एक विवाद उत्पन्न हो गया था और काफ़ी हिंसा का स्वरूप बना था। संघ लगातार उसके लिए चिंता कर रहा था, और उस दृष्टि से लोगों के साथ लोगों की मदद करना दोनों तरफ, और दोनों की आपस में बातचीत होकर सौहार्द बने, इसके भी लगातार प्रयास संघ के द्वारा, विविध संगठनों के द्वारा लगातार चल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो एक विशेष समझौता वहाँ के लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि संघ संस्थाओं के साथ, और उसके बाद अब जो विशेषकर जो नेशनल हाईवे है वो मैतेई लोगों के लिए भी आने जाने के लिए खुल गया है, तो शांति की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है, स्वागत योग्य है। और हम आशा कर रहे हैं सब लोग मिलके कि जल्द ही, शीघ्र ही वहाँ पर एक पूरी तरह शांति और सौहार्द आए। ये एक लंबा रास्ता है, परंतु निश्चित रूप से ये आशा और विश्वास है कि शीघ्र ही वैसी अनुकूल परिस्थिति वहाँ पर बनेगी। अभी पिछले दिनों बहुत जगहों पर बाढ़ आई है, तो जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, और फिर हरियाणा में भी उसका प्रभाव दिखने को मिला, उत्तराखंड, राजस्थान में भी। तो ऐसे सभी जगहों पर, देश में और भी जगहों पर कम ज़्यादा मात्रा में ऐसी परिस्थिति बनी है। तो उन सभी जगहों पर अपने विविध संगठन के सभी कार्यकर्ता, सेवा भारती, सभी लोग अपने अपने तौर पर जो सहायता कर सकते हैं लोगों को बचाने की दृष्टि से, लोगों को तुरंत उनको जो आवश्यकता है सामग्री की उसकी पूर्ति के लिए, और फिर भविष्य में उनके व्यवस्थापन के लिए उनको सहायता करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसमें स्वयंसेवक और संघ के स्वयंसेवक और विविध संगठन के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। जैसे मैंने और एक बात आपके सामने रखी थी कि विशेषकर जनजाति क्षेत्र में के बारे में भी यहाँ पर अपने अपने अनुभव सब लोगों ने बताए। हम सभी जानते हैं कि जनजाति क्षेत्र में बहुत वर्षों तक कई सारा जो क्षेत्र है उसमें नक्सली आंदोलन, माओवादी आंदोलन के कारण एक बहुत हिंसा का वातावरण देश के बहुत सारे हिस्सों में रहा, और लगातार वहाँ के सबसे उसके बड़े पीड़ित वहाँ के जनजाति लोग थे कि जिनको आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त होना चाहिए था उसमें लगातार बाधा आ रही थी। परंतु उन लोगों के आग्रह, उनके आंदोलनों और सरकार के सामने जो उन्हें आग्रह रखा और एक पहल की है, उसके कारण सरकार ने भी जो कार्रवाई वहाँ पर की है, लगातार चल रही है, उसके कारण धीरे धीरे वो हिंसा का प्रभाव कम हो रहा है और कई सारे हिस्सों में सामान्य वातावरण की ओर लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और इतने लंबे समय तक ये समस्या रहने के कारण
जो लोगों के जीवन में एक गैप, एक अंतर आया है, उसको पाटने में भी काफ़ी सारा समय लगेगा। और सभी विविध संगठन ने अपनी बात रखी कि वो किस तरीके से इस परिस्थिति को संभालने में और आगे प्रगति की ओर जाने में कार्य कर रहे हैं। विशेषकर वनवासी कल्याण आश्रम जो संगठन है, उन्होंने जनजाति क्षेत्र में छात्रावास, विशेषकर वनवासियों के जो जनजाति लोगों के जो अधिकार है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने लगातार पहल की है और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे समस्याओं के समाधान की दिशा में भी लोग जा रहे हैं। फिर भी ऐसे जनजाति क्षेत्र में अब जहाँ पर हिंसक नक्सलवाद कम हो रहा है, वहीं नए नए पैतरे का उपयोग करते हुए अभी भी लोगों को अलग अलग नाम पर भ्रमित करने का, तोड़ने के और भी प्रयास चल रहे हैं। तो उस किसी भी परिस्थिति में एक साफ साफ बात, सही बात, जो लोक हित की बात है, देश हित की बात है, जनजातियों की हित की बात है, वो वहाँ तक स्पष्ट रूप से पहुँचे। और इसके लिए जो भी कार्य करना है, संपर्क करना है, वो करने का सभी विविध संगठन प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि संघ का शताब्दी वर्ष मतलब प्रारंभ हो रहा है और उस दृष्टि से भी यहाँ बैठक में चर्चा हुई। विस्तार से शताब्दी वर्ष के जो आयोजन है, जिसके बारे में मैंने पहले ही ब्रीफिंग में जानकारी दी थी, वो सारी जानकारियाँ विस्तार से सभी विविध संगठन के कार्यकर्ताओं के सामने रखी गई। और ये बात भी सामने आई है कि किस तरीके से स्वयंसेवक के नाते सभी विविध संगठन के कार्यकर्ता भी इन शताब्दी के कार्यक्रमों में जो आयोजन होंगे उसमें वो भी सहभागी होंगे। और संगठन के तौर पर भी जो पंच परिवर्तन का जो आग्रह संघ ने इस शताब्दी के निमित्त सामने रखा है, उसको ध्यान में रखकर विविध संगठन भी, जैसे पर्यावरण का विषय है, कुटुंब प्रबोधन का विषय है, नागरिक कर्तव्यों का विषय है, ऐसे कई सारे विषयों पर उन्होंने भी अपने अपने तरह से कुछ योजनाएं बनाई हैं और उन्होंने भी अपनी पहल करने का निश्चय किया है। और निश्चित ही ये सारी पहल शताब्दी वर्ष में प्रारंभ होगी और शताब्दी वर्ष के साथ वो समाप्त नहीं होगी, शताब्दी वर्ष उसका प्रारंभ होगा। उसके बाद भी संघ और सारे विविध संगठन के कार्यकर्ता उन सारे विषयों पर लगातार काम करते रहेंगे। आने वाले समय में संघ की जो वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होती है, वो बैठक इस वर्ष अभी 30 और 31 अक्टूबर 1 नवंबर को जबलपुर मध्य प्रदेश में होने वाली है। जैसे उचित समय पर इसके भी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। बाकी 2 अक्टूबर को विजयादशमी के पर्व पर नागपुर में पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा और विजयादशमी के भव्य उत्सव के साथ संघ के शताब्दी वर्ष का आरंभ होगा। तो मैंने संक्षिप्त में आपको बैठक में जो चर्चाएं हुई है उसके साथ अवगत करने का मैंने प्रयास किया है। इसके संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, माइक ले लीजिए, दोबारा पूछने। अभी तक जो भी चिंतन मनन हुआ है उसमें प्रमुख रूप से ऐसे कौन से बिंदु रहे जिन पे अभी भी काम अपेक्षित है सरकार के स्तर पर, जो संघ सुझाव जो है वो अगर भेजना चाह रहा है, या जिन पे काम अभी तक नहीं हुआ है पर्याप्त, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जो जनहित में के काम होते हैं वो काम तो एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी विविध संगठन उस पर हमेशा सतर्क रहते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं और मांगे भी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। तो वो अपने अपने कार्यकारिणियों में इसके बारे में विस्तार से विचार करते हैं। तो अभी तक के उन्होंने अपने अपने जो अनुभव है और अभी तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने किया, इसके बारे में एक विस्तार से जानकारी दी है। तो वो संगठन अपने अपने तौर पर इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर जो दिशा है वो दिशा सकारात्मक है, ये भाव सभी की तरफ से आया है। कई महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, मुद्दे हैं कई संगठन के, जिन पर और भी काम अच्छा होना है और भी आगे काम होना है और निश्चित रूप से वो इसके अनुवर्तन में प्रयास करेंगे। सर, पूरे भारत में जिस तरह से जातियों में बंटा है, आवाज़ थोड़ा जो, हाँ, पूरे भारत में जो है लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। संघ का एक ध्येय है कि सभी हिंदू एक हो,
लेकिन आदिवासी अभी भी अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे हैं और दूसरी अन्य जातियों के लोग भी एक नहीं हो रहे, तो उसके लिए संघ की क्या जो है रूपरेखा है? ऐसा है, संघ का ये लगातार प्रयास है, हम सभी लोगों के पास जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और जितने भी भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में ये एक प्रक्रिया है कि हम सब एक होने की जो अनुभूति है, ये जैसे जैसे लोगों का आपस में मिलना होगा, एक साथ चलना होगा और इन बातों को समझेंगे, तो इस बारे में पहल जो है वो संघ लगातार कर रहा है, विविध संगठन भी कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जो संघ कार्य का विस्तार हुआ है या विविध संगठन का विस्तार जो हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है कि जो बात एकता की बात, सारे देश के एकता की बात जो संघ और विविध संगठन कर रहे हैं, वो बात के साथ लोग धीरे धीरे सहमत होते चले जा रहे हैं। और अलग अलग स्तर पर, यानी अखिल भारतीय स्तर पर नहीं, स्थानीय स्तर पर भी जो हर एक समाज में से जो नेतृत्व है स्थानीय स्तर का, उनके स्तर पर भी संवाद हो रहा है, उनके साथ भी बैठकें हो रही है, संवाद हो रहा है। तो धीरे धीरे सहमति का विकास हो रहा है। लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही है, इसको लेके इस समन्वय बैठक में इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का कोई व्रत आया या चिंता आई या क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात आई? हाँ, स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ में चिंता तो सब लोगों ने व्यक्त की है निश्चित रूप से। और इस संदर्भ में दो काम हो रहे हैं। एक तो लोगों के बीच में इसके बारे में जागृति हो कि भाई वास्तव में ऐसे षड्यंत्र किस तरह से किए जाते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो। और दूसरी बात है कि जहाँ महत्व की बात है कि समाज के सभी लोगों तक अपने साधु संतों के द्वारा एक जो हिंदू धर्म का जो एक विशेष रूप से जो उसका ज्ञान है या हिंदू धर्म की एकता की जो विशेष अनुभूति है, उसका भाव जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे। इसलिए कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं कि साधु संतों की यात्राएं समाज के सभी वर्ग में जाएं, बौद्धिक स्तर पर भी ये बातें सबको समझाई जाए, तो इसके युवाओं के बीच में, युवतियों के बीच में भी इस विषय को ले जाए, इसके भी प्रयास कई सारे संगठन कर रहे हैं और ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। दीपक रंजन, पीटीआई से। संघ का ये शताब्दी वर्ष है। इस वर्ष इस दौरान कई ऐसे विषय हैं जिसमें आपने बताया पश्चिम बंगाल घुसपैठ का विषय हो या मतांतरण पूर्वोत्तर में हो या काशी मथुरा का भी विषय हो, तो अन्य विषयों के साथ ये 3 प्रमुख विषयों पर बैठक में किस तरह से चर्चा हुई और आगे की क्या रूपरेखा बनी है? मुझे लगता है कि बैठक में चर्चा नहीं हुई है, परंतु जैसे आपने पूछा काशी मथुरा के बारे में, तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पहले ही इसके बारे में दिल्ली के उनके उद्बोधन में विस्तार से इसके बारे में उन्होंने बताया है कि निश्चित रूप से संघ इस पर कोई आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक इन मुद्दों पर अपना सहभाग दे सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में बताया है कि घुसपैठ का विषय निश्चित चिंता का विषय है और हर स्तर पर सभी संगठन, मतलब कानून के तौर पर, जमीनी स्तर पर, हर तरीके से इस विषय को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए प्रयास सभी संगठन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। एक सर, नई शिक्षा नीति में, कहाँ दिख नहीं रहे मुझे इधर, हाँ, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा से जो शुरुआती शिक्षा की बात हो रही है, राजस्थानी को अभी तक मान्यता मिली नहीं, तो कैसे होगा सर? ऐसा है कि हाँ, इससे संबंधित है। अच्छा, दे दीजिए माइक दे दीजिए। मेरे साथी ने राजस्थानी भाषा का जिक्र किया है। कुछ समय पहले, क्योंकि ये अभी जब शुरुआती दौर की जो पत्रकार वार्ता हुई थी उसमें स्वभाषा का जिक्र आपने किया था और अभी भी आपने जिक्र किया है। जो 5 पॉइंट आपने बताए थे उसमें सामाजिक समरसता और ये सारी चीज़ें थी। महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट होता है, मराठी भाषा को लेकर के राजस्थानियों के साथ में मारपीट होती है। यहाँ का सामान्य व्यक्ति देखता है उस ओर जहाँ संघ का मुख्यालय भी है, नागपुर है। संघ के वरिष्ठ जो भी पदाधिकारी देखते हैं, वार्तालाप हिंदी में होता है लेकिन आते सब महाराष्ट्र से हैं। तो एक जिम्मेदारी भरी नज़र से हम लोग देखते हैं कि ऐसे में क्या होना चाहिए, संघ का नज़रिया क्या होना चाहिए और ऐसे में वक्तव्य क्या होना चाहिए जिससे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको
वहाँ जो बाहर गांव जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनको समस्या ना हो। संघ की भूमिका भाषा के बारे में पहले दिन से स्पष्ट है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है और सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और हम अपने अपने तरीके से हम अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में लेते हैं और हम अपने अपने दूसरी भाषाओं को भी सीखने का हम सब लोग प्रयास करते हैं। इसलिए भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये संघ की बहुत पहले से स्पष्ट भूमिका है, आज भी वही भूमिका है और इसलिए जो भी तत्व इस तरीके से बात करते हैं वो सही नहीं है, उचित नहीं है। और जहाँ तक बात है कि शिक्षा के संदर्भ में, तो शिक्षा निश्चित रूप से ये एनईपी की डायरेक्शन है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो और या अपने प्रदेश की भाषा में हो, जो उनके लिए नियरेस्ट हो, मतलब सबसे नज़दीक वाली जो भाषा हो उसमें उनकी प्रशिक्षण हो। अब ये जो विषय है ये राज्यों का है कि किस भाषा के बारे में, मुझे लगता है राजस्थान में इसकी चर्चा हो और इसके बाद निर्णय। हाँ, नहीं, मैंने बताया ना कि केंद्र की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी तो क्लियर है। अब ये लोगों का है। अब वास्तविक प्रश्न तो मुझे लगता है ये सब नहीं है। वास्तविक प्रश्न है कि लोगों का अंग्रेजी की तरफ जो झुकाव है और उसके प्रति जो आग्रह है, उसकी जगह लोगों को ये आग्रह बढ़ने की ज़रूरत है कि आप अपने यहाँ की जो भाषा है उसमें पढ़ाई करो और इस दृष्टि से और वो भाषा में भी पढ़कर हम आगे जा सकते हैं। इसके आग्रह की ज़्यादा ज़रूरत है। हम उस चर्चा को अगर ज़्यादा लेते हैं तो मुझे लगता है हम सभी प्रश्नों का और सभी भाषाओं का सम्मान स्थापित कर सकते हैं। माइक से बोलिए ताकि वो अच्छा, आपके पास माइक है, आप शुरू करो। हाँ, 2 अक्टूबर का दिन, विजयदशमी का दिन, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ जो स्वयंसेवक हैं उनकी तो खुशी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। 40,000 शाखाएं भी हैं पूरे हिंदुस्तान में। 83,000 माफ कीजिएगा। तो वो दृश्य आप इस वक्त परिकल्पना कैसे कर पा रहे हैं? उस पर जो मंथन हुआ है पूरे देश में, उस दिन किस तरह का आयोजन होने वाला है, नागपुर से लेकर के गांव ढाणी तक? विजयादशमी के दिन विशेषकर नागपुर में अधिक से अधिक स्वयंसेवक, क्योंकि ये शताब्दी का वर्ष है तो सभी स्वयंसेवकों में उत्साह है और इसीलिए सभी स्वयंसेवक अपने गणवेश भी जिनके पास है वो तैयार कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो नए से बना रहे हैं और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित होंगे। पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन भी होगा और विशेषकर इस 2 अक्टूबर से, विजयादशमी से ये शताब्दी वर्ष आरंभ होगा। सामान्यतः उसके आगे पीछे 7 दिनों तक जगह जगह पर अपनी अपनी शाखा के स्तर पर, अपने जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, अपने अपनी योजना के अनुसार अपने अपने स्थान पर सभी स्वयंसेवक बड़ी संख्या में गणवेश में ये विजयादशमी का उत्सव मनाएंगे। तो ये लगभग 2 अक्टूबर के आगे पीछे 1 सप्ताह तक ये पूरा देश भर में वातावरण बनेगा। सर नमस्कार सर, हाल ही में सरसंघ चालक जी का जो संवेदनशील मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर जो बयान था, उसको लेकर के जामिया उलमाए हिंद के जो मौलाना अब्दुल मदीन है उन्होंने स्वागत भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बातचीत करेंगे। तो क्या की जाएगी, किस तरीके से इसे देखते हैं? नहीं, संघ की भूमिका स्पष्ट है कि संघ हर बातचीत के लिए तैयार है। इसके पहले भी जिन लोगों ने बातचीत के लिए स्वीकृति दी या बातचीत के लिए जिन्होंने आग्रह किया, उनके साथ परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने बातचीत की है और केवल वो ही नहीं, उन अन्य जो संघ के अन्य पदाधिकारी है वो भी अलग अलग अपने स्तर पर ऐसी बातचीत के लिए खुले हैं और बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। तो ये क्रम चल रहा है। पीछे नमस्कार। आपने पूछ लिया ना, उनको दे दीजिए ना। नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं हुआ, सॉरी है। ठीक है। धर्म परिवर्तन को लेकर विशेष टीम पूरे देश भर में लगी हुई है। जो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उसको लेकर संघ की और संघ की टीम की क्या पृष्ठभूमि है, आगे क्या निर्णायक रहने वाला? जो मत परिवर्तन जबरदस्ती से, लालच से या भ्रमित करते हुए किया जाता है वो सदा ही अनुचित है और
इस दृष्टि से उसको उजागर करें, एक्सपोज करने के लिए भी जगह जगह हिंदू समाज के सभी लोग, साधु संत और हिंदू समाज के भी बहुत सारे जागरूक लोग हैं, वो सभी लोग लगातार सक्रिय है। उन सब लोगों के साथ स्वयंसेवक भी जुड़कर इस कार्य में लगे रहते हैं। और स्वाभाविक ही मैंने जैसे बताया कि एक तरफ इन बातों को उजागर करना, दूसरी तरफ हिंदू समाज के सभी लोगों को अपने इस धारा से जोड़ना, ताकि बहुत सारे समाज का वर्ग जो भी इससे दूर रहा है या इस मतलब हिंदू धर्म की जो परंपरा है या साधु संत है, उसके कर्म है, उससे जिनका अभी तक दूर रहना हुआ है, वहाँ तक साधु संत नहीं पहुँचे या कथाएं नहीं पहुँची, वहाँ तक भी ले जाने के लिए बहुत सारे आयोजन, विश्व हिंदू परिषद है और भी बहुत सारे संगठनों के द्वारा ये आयोजन हो रहे हैं। और उसके अलावा भी समाज में बहुत सारे साधु संत, मठ, मंदिर, जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं, वो भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा न छूटे, वो चाहे किसी जाति का हो, जनजाति का हो, गरीब हो, कहीं सुदूर रहता हो, वहाँ तक ये बात पहुँचे, इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अब एक मिनट पीछे का ले लेते, फिर आपसे आ जाते हैं। अमोद जी को दे दीजिए, इधर दे दीजिए। हाँ, आपने शायद बंद कर दिया उसको, चल रहा था। आपने 2-3 प्रश्न यहाँ बताए कि महत्वपूर्ण है, खास करके जो 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव होना है, वो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है और जनसंख्या अनुपात बिगड़ा है। SIR बिहार में चल रहा है, दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो 3 राज्यों में चुनाव होना है, बिहार, बंगाल और असम, वहाँ पे संघ को जमीन पे जाना चाहिए, काम करना चाहिए? और दूसरा, SIR को क्या पूरे देश में रोल आउट करना चाहिए? पहली बात तो संघ को कहीं जाना नहीं पड़ता, संघ रोज ही जमीन पे रहता है और देश के अधिकतम क्षेत्रों में अपने स्वयंसेवक शाखा के माध्यम से लगातार समाज में लगातार सक्रिय रहते, कार्य करते रहते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक आपने जो SIR के बारे में पूछा, तो चुनाव आयोग पहले भी ऐसी पहल कर चुका है और वो लगातार करते हैं। मुझे लगता है कि ये पहल स्वागत योग्य है और हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है, उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है और उस दृष्टि से चुनाव आयोग की ये पहल स्वागत योग्य है और ये मुझे लगता है बहुत ही पारदर्शी है। इसके संदर्भ में जिनकी भी कोई कंप्लेंट हो या कोई किसी का नाम हट गया हो, तो उसके लिए भी पूरी एक व्यवस्था है उसमें और बहुत सारे लीगल, चुनाव आयोग के सारे तंत्र उपलब्ध है, लीगल मार्ग भी उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में मतलब ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपने भी मातृभाषा को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। मुझे लगता है मैंने बोल दिया। हाँ, नहीं। हाँ। और आपने अंग्रेजी पर भी चिंता जताई। जी। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और संघ से उनकी पहचान है और उनकी संघ से पहचान। जी। भारत सरकार के जितने भी सरकारी पत्र जारी होते हैं पहले अंग्रेजी में जारी होते हैं, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है, इसका रूपांतरण हिंदी में जारी किया जाएगा। तो क्या संघ को नहीं लगता कि पत्र हिंदी में जारी हो जिसका रूपांतरण अंग्रेजी में जारी किया जाए? तो इस चीज पे आपका फोकस या कोई ध्यान रहता है क्या? ऐसा है, हम लोगों ये मैं आपको एक बात बताऊंगा इस बारे में कि निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं का जो आग्रह इस सरकार ने लगातार लगाया है, भारतीय भाषा समिति बनाई है, सारी किताबें, सभी किताबें 22 भाषा में उपलब्ध हो रही है, सरकार के कई सारे सर्कुलर अब बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल चल रही है इस संदर्भ में, उसको हम लोगों को मुझे लगता है प्रोत्साहन देना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको हम लोगों को जनता के बीच ले जाना चाहिए, क्योंकि समाज का इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले कई दिनों में, वर्षों में जो अंग्रेजी का, हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है, वो भी एक भाषा है, लेकिन जैसे हर देश में अपनी भाषा होती है, हमारे देश में हमारी भाषाएं हैं। तो ये जो एक अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण बहुत सारे लोग हमारी बहुत सारी प्रक्रिया से ही बाहर रहे या दूर रहे, तो वो
रास्ता खोलना है एक तरीके से इन सब भारतीय भाषाओं का स्थापना होना। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से सभी लोगों का आग्रह है, सरकार में बैठे उनका भी मुझे लगता है कि भारतीय भाषा के प्रति बहुत सारा आग्रह है। तो ये प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में बहुत सारी बातें हो रही है। सर, आपने जनजाति क्षेत्र की बात की। राजस्थान का जो स्पेशल जो वागड़वाड़ा जो इलाका है, वहाँ पे हिंदू नहीं होने की बात आम हो गई, क्योंकि वहाँ जो एक राजनीतिक दल का उदय हुआ और उसके लोग केंद्र में संसद में भी गए और राज्य विधानसभा में भी है, और लगातार वहाँ एक ही चीज़ बुलंद हो रही है कि हम हिंदू नहीं हैं और देवताओं की पूजा पाठ का विरोध चल रहा है। चूंकि संघ ने बहुत बड़ा काम किया वागड़ में, कितनी बड़ी चुनौती अब दोबारा से बन गई है वहाँ पे, उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? ऐसा है कि समाज में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ लगातार होती है जो देश में ऐसे षड्यंत्र करती है, और हमारे देश में भी ऐसी शक्तियाँ उपलब्ध है जो लगातार समाज में कोई न कोई भ्रम फैलाकर लगातार समाज की एकता को बाधित करने का प्रयास करते रहते हैं। कभी वो हिंसक रास्ता लेते हैं, कभी वो एक तरीके से भ्रम को अलग अलग माध्यमों का उपयोग करते हुए भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। तो लगातार समाज को इसके प्रति जागरूक करना होता है, जागरूक रहना होता है, और समाज के जागरूक रहने से ही हम इस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। तो संघ का एक लगातार प्रयास है कि केवल संघ के जागरूक करने से नहीं होगा, तो समाज के ही हर समाज में से ऐसे लोग निकल के आए जो वहाँ के खासकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग इस संदर्भ में पहल करें और समाज में जाकर इसके बारे में व्यापक जागृति करें। तो मुझे निश्चित विश्वास है कि इस दृष्टि से जो पहल समाज में हो रही है इसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया, तो एक आखिरी सवाल, 1 2 3 सवाल लेते बस पूरा करते हैं। सर, भारत एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र में किसी भी धर्म आधारित अगर अलग से कानून बनता है तो वो एक राष्ट्र कैसे रह सकता है? क्यों हिंदू लॉ, क्यों हिंदू मैरिज लॉ या मुस्लिम मैरिज लॉ अलग अलग है? एक ही कानून क्यों नहीं है पूरे राष्ट्र के लिए? जैसे कि 18 साल की युवती जो है हिंदू अगर है तो वो विवाह योग्य होती है, जबकि 16 साल की युवती मुस्लिम है तो वो विवाह योग्य उसको अनुमति है। ये इस तरह से क्यों है? ऐसा है कि लगातार मुझे लगता है अपने संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, और लगातार मुझे लगता है कि अभी उत्तराखंड ने भी इस दृष्टि से कुछ पहल की है और देश में इसके बारे में धीरे धीरे जागृति भी हो रही है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है इस दिशा में देश बढ़ेगा। लास्ट आपने तो पूछ लिया था ना, अब ये पूछेंगे, बस लास्ट कर देते हैं। हाँ, नहीं पूछा है। माइक ले लीजिए। आपने शिक्षा के भारतीयकरण की बात की है सर, और बार बार पाठ्यक्रम में इतिहास को लेकर अलग अलग मुद्दे सामने आते हैं कि पाठ्यक्रम में इतिहास जो बताया गया है वो सही नहीं है। क्या इसको लेकर चर्चा हुई है और सरकार से किस तरह से समन्वय इसको लेकर? मुझे लगता है कि इसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा हुई, और विशेषकर एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव हुए हैं, अभी 8वीं कक्षा तक के पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उसकी विस्तार से जानकारी भी जो संगठन उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्होंने दी है, और इस दृष्टि से बाकी जो पुस्तकें अभी शेष है या जिसमें बदलाव अभी शेष है, उस दृष्टि से भी वो कैसे पहल करेंगे इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। मान्यवर जी, अब लास्ट मान्यवर जी, मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देश की बात की, समाज की बात की, जाति की बात की, धर्म की बात की। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो मनुष्य को कमजोर करे, मिलावटखोर, मुनाफाखोरी वाले, काला बाजारी वाले कुछ नेता हैं जिन्होंने भ्रष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और उनका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कहा मिलावट के बारे में, आपने जो कहा, तो जहाँ तक अनाज की मिलावट है उसके संदर्भ में और वस्तुओं की मिलावट के संदर्भ में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, वो लोग लगातार इसके संदर्भ में काम कर रहे हैं। और बाकी मुझे लगता है कि सभी संगठन ये संघ विचार से कार्य कर रहे हैं, और वो अपने अपने संगठन में निरंतर हिंदुत्व का विचार, भारतीयता का विचार और संघ की जो परंपरा है उसका विचार वो करते रहते हैं। हर क्षेत्र, राजनीति से लेकर हर संगठन जो है अपने संगठन को उस दिशा में रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ भी उसके लिए प्रयास उनको करने पड़ते हैं, विशेष निर्णय लेने पड़ते हैं, वो उसके लिए लेते हैं।
तो ये प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ पर उस संदर्भ में अपने अपने संगठन में चल रही प्रक्रिया के बारे में सब लोगों ने जानकारी दी है। धन्यवाद। अब मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न हो गए, मैंने जवाब दे दिया। अभी प्रश्न हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अभी हम सबके धन्यवाद। निमंत्रण पर पधारे हैं।